सड़क दुर्घटना के समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? पेशेंट को स्टेबलाइज सबसे पहले करना ज़रूरी है। सबसे अधिक कैसे हो सकते हैं? ड्रिंक एंड ड्राइव शुड नेवर गो टुगेदर। दुर्घटना के समय महत्वपूर्ण क्षणों में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हेड इंजरी में जो गोल्डन पीरियड रहते हैं मोस्टली 1 आवर। परिजनों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति स्टेबलाइज्ड है या नहीं, उनकी जो सांस है वो कैसी चल रही है, बीपी और पल्स एब्सोल्युटली स्टेबल है। जिसने हेलमेट नहीं पहना होता है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है? आई वुड से हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसे गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस का नंबर 108 दिया हुआ है, ट्रामा केयर सेंटर का जो नंबर है वो क्या है? तो वो नंबर है 89 89 13 13 27। दैट इज़ इन इंग्लिश 8989 131327। तो वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है 952079 90752। तो दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे हॉस्पिटल खुला हुआ है आपके लिए, सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। दोस्तों, भारत में सड़क दुर्घटना में हर 3 मिनट में एक दुर्घटना होती है या एक मौत होती है। तो दोस्तों, सही निर्णय सही समय पे लेने पे हम इन दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मिलेश नागर से। राघव न्यूरो ट्रामा केयर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं। अपने 10 वर्षों के अनुभव के साथ रतलाम को लगातार सेवाएं दे रहे हैं। कई जटिल से जटिल सर्जरीज करके कई सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचाई है। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। थैंक यू, आपने यहाँ इनवाइट किया अपने यहाँ और मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी जो लोगों की समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों को बता पाऊँ और किस तरीके से उनसे हम निपट सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं उन प्रॉब्लम्स का, ये मैं लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। सड़क दुर्घटना के समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? सड़क दुर्घटना बेसिकली अगर हम देखें तो एक बहुत ही सीवियर ट्रॉमा लेके लोग मेरे पास आते हैं। एक मानसिक प्रताड़ना भी होती है लोगों को, बिकॉज उनके रिलेटिव्स जो हैं बहुत सीवियर चोट के कारण हताहत हुए हैं। उनको कोई खून बहते हुए आते हैं, किसी के हाथ पैर टूटे हुए आते हैं, कोई बेहोश अवस्था में आते हैं, उल्टियाँ करते हुए आते हैं, खून की उल्टियाँ करते हुए आते हैं, मिर्गी के दौरे लेते हुए आते हैं। तो इन केसेस में हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि पेशेंट को स्टेबलाइज सबसे पहले करना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे नियरेस्ट जो ट्रॉमा सेंटर है वो हमें सर्च करना चाहिए और नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर के पास जाना चाहिए और वहीं पे उसका इलाज करवाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रॉमा सेंटर में भी न्यूरो सर्जरी या न्यूरो ट्रॉमा एक ध्रुव बिंदु रहता है। किसी भी ट्रॉमा का मेन सेंटर पॉइंट हेड इंजरी कंपोनेंट रहता है। बिकॉज बाकी अगर ट्रॉमा हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, ब्लीडिंग हो रही है, व्यक्ति बच सकता है। हाथ पैर टूट जाए आज नहीं, 4 दिन बाद जुड़ जाएगा, 15 दिन बाद जुड़ जाएगा। फ्रैक्चर को क्या प्लास्टर लगा के रख सकते हो आप, मगर अगर सिर में चोट लगी है तो व्यक्ति को जान जाने की अर्ली संभावना रहती है, बहुत जल्दी जान जाने के चांसेस रहते हैं। सो हमें इन केसेस में न्यूरोसर्जरी सेटअप ढूंढना चाहिए और वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, बिकॉज हेड इंजरी में अगर किसी व्यक्ति की जान जा सकती है तो शुरुआती घंटों में सबसे ज़्यादा जाने के चांस रहते हैं। बिकॉज ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी ब्लीडिंग होगी, जितना नुकसान होगा, उतना अगर हमने लेट किया तो रिकवरी के चांस कम होते जाते हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट, बेटर रिकवरी होना चाहिए। या सर, आज तक के आपके अनुभव में जो सड़क हादसे होते हैं सबसे अधिक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि गुजरात में हमने देखा एक ड्रिंक एंड ड्राइव का एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया था, जिसमें बड़ी दुर्घटना हुई है, मौत हुई है। और जो ड्राइव कर रहा था एक व्यक्ति जिसने बहुत अलग प्रकार का नशा कर रखा था, अलग लेवल का नशा कर रखा था, उस दुर्घटना के बाद में वो शर्मिंदा ना होते हुए ड्रामा कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो ये केसेस जो होते हैं, नशा करके गाड़ी चलाना, ऐसे केसेस ही मेरे ख्याल से ज़्यादा होते हैं। जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव शुड नेवर गो टुगेदर। गवर्नमेंट अपने लॉज इम्प्लीमेंट कर रही है कि ये चीज़ें दे शुड नॉट गो टुगेदर, दे शुड बी सेपरेट एंड आइडियली दे शुड नॉट बी ड्रिंकिंग। राइट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ड्रिंक
विल नॉट अलाउ अ पर्सन टू रिमेन इन प्रॉपर कॉन्शियस, उसका प्रॉपर कॉन्शियस नहीं रहेगा, कॉन्शियसनेस लेवल अच्छा नहीं रहेगा, और वो उस स्थिति में अगर वो ड्राइव कर रहा है तो डेफिनेटली वो खुद को भी ट्रॉमा दे सकता है, इंजरी दे सकता है, और जो व्यक्ति भोला भाला है, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो बेचारा भी उस चपेट में आ जाता है उस एक्सीडेंट में। जैसे आपने बताया, मुझे इस इंसिडेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बिकॉज मैं ना न्यूज़पेपर देख पाता हूँ इतना, ना मैं टीवी देख पाता हूँ, बिकॉज यहाँ की सेवाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन चीज़ों के बारे में जानना। बट थैंक यू, आपने मुझे इससे अवेयर किया। और लोग ऐसे मेरे पास बहुत सारे आते हैं, एक्सीडेंट में ट्रॉमा लेके, हेड इंजरी होती है, और जब आप उनके पास जाते हो, एग्जामिन करते हो, तो उनके बॉडी से और माउथ से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। तो उसमें क्या है, खुद में जब इंजरी हुई है तो वो व्यक्ति एस्पिरेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज अल्कोहलिक पेशेंट जो रहता है वो कॉन्शियसनेस लेवल काफ़ी डाउन रहता है ट्रॉमा के बाद, और जो उन्होंने खाया पिया रहता है वो सब चीज़ें एस्पिरेट करके वो छाती में जा सकती हैं। तो सिर की चोट के अलावा उनमें एस्पिरेशन के कारण भी जान जाने का खतरा रहता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो उनमें हमें बचाने के लिए और प्रयास करने पड़ते हैं। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है जब हम रिलेटिव्स को देखते हैं चोट में परेशान हैं, दुखी हैं, और वो बोलते हैं हमारा बेटा या हमारा जो लड़का है या हमारे जो हस्बैंड है वो तो हमारी नज़र में अल्कोहल लेते ही नहीं थे, मगर यहाँ पे आप देख रहे हो अल्कोहल लेके आए हैं, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए एज अ मेडिक्लेम भी, अगर किसी व्यक्ति का मेडिक्लेम है, आपको वो मेंशन करना रहता है कि पेशेंट ने अल्कोहल लिया था या नहीं। तो मेडिको लीगल इश्यूज भी हो जाते हैं उनके ऊपर, मेडिक्लेम उनका रिम्बर्स भी नहीं हो पाता है, या वो कैंसिल हो जाता है कंपनी की तरफ से। और जो हताहत वाली बातें जो आपने डिस्कस की हैं कि ऐसा उन्होंने किया, किसी और व्यक्ति या किसी और पर्सन को जो इंजरी हुई है और उसके बाद भी वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो गवर्नमेंट को और इवन एक समाज को उसके प्रति काफ़ी जागरूक रहना चाहिए, और अल्कोहल को एक्चुअली हमें अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये कहना है। सर, मैंने बहुत ही अच्छी बात समझी है आपने बताई। जो अगर अल्कोहल में कोई एक्सीडेंट होता है तो आपका कहना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं उनके भी एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली बढ़ते हैं। ठीक है, और जो पेशेंट होता है उसके भी जो रिस्क होती है वो भी प्लस होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ऐसी सड़क दुर्घटना ना हो सकता है आपका कुछ नहीं हो उसमें, पर सामने वाले की जिसकी कोई गलती ना हो उनके साथ कोई हादसा ना हो। सर, गोल्डन आवर क्या होता है? दुर्घटना के समय महत्वपूर्ण क्षणों में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोई भी ट्रॉमा हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, स्पेशली हेड इंजरी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हाथ पैर टूट गया, 4 दिन बाद जुड़ जाएगा, 15 दिन बाद जुड़ जाएगा। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हमें उसे रोकना रहता है हाथ पैर में, स्टेबलाइज, फ्रैक्चर में रॉड डलना, वो सब चीज़ें बाद में हो सकती हैं। हेड इंजरी में जो गोल्डन पीरियड रहते हैं वो 1 आवर रहता है, मोस्टली 1 आवर, ओनली 1 आवर। ट्रीटमेंट शुड गेट स्टार्टेड विद इन 1 आवर। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को अगर चोट लगी है तो 1 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए आइडियली। उसके साथ साथ अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में चालू हो जानी चाहिए, मैक्सिमम, है ना। और अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो दवाइयाँ तो जैसे मैंने बताया 1 घंटे के अंदर चालू होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। न्यूरोट्रॉमा मीन्स हमारा जो मोटिव है, हमारा जो गोल है, टू सेव एज मैनी लाइव्स एज पॉसिबल जो कि ट्रॉमा से हमारे पास आते हैं। मेनली जो एक्सीडेंट लेके हमारे पास आते हैं वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में वो जानकारी पहुंचेगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर पे जाएंगे और उचित इलाज ले पाएंगे। रतलाम, मंदसौर, नीमच जैसे क्षेत्रों में गंभीर चोट के बाद में स्थानांतरित करने की स्थिति में परिजनों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, स्थानांतरित करना उचित नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है व्यक्ति स्टेबलाइज्ड है या नहीं। पहले उनका कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, हमें देखना होता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये तीनों चीज़ें। एयरवे मतलब उनकी जो सांस है वो कैसी चल रही है। अगर रेस्पिरेशन उनका ठीक ठाक है, ब्रीदिंग ठीक ठाक है, एयरवे क्लियर है, जो कि हम सबसे पहले कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट आता है उसको इमरजेंसी में, हमारे पास इमरजेंसी रूम में आता है तो हम उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनका एयरवे सिक्योर्ड है यानी, उनका सैचुरेशन देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, उनका बीपी देखते हैं, सांसें कैसी चल रही हैं वो सब देखते हैं। तो वो देखने के बाद हम उनको सबसे पहले स्टेबलाइज करते हैं, एयरवे देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं, रेस्पिरेशन कैसा है, और सर्कुलेशन उनका जो बीपी वगैरह है वो देखते हैं। तो ऐसे केसेस में शुरुआती सिचुएशन में जैसा मैंने बोला है
शिफ्ट करना बहुत रिस्की रहता है। व्यक्ति को स्टेबलाइज करना सबसे महत्वपूर्ण है। शिफ्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति स्टेबल हो, जब वो शिफ्ट करने लायक हो, जब उनका एयरवे सिक्योर्ड है, रेस्पिरेशन उनका सेटल्ड है और उनका बीपी और पल्स एब्सोल्युटली स्टेबल है, कॉन्शियसनेस लेवल भी अच्छा है, तो हम उनको शिफ्ट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। बट स्टिल, जैसा मैंने बोला, न्यूरो सर्जरी या किसी तरीके के ट्रॉमा में शुरुआती गोल्डन पीरियड्स हैं, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए, हमें उसको पूरा यूज़ करना चाहिए। उस समय जो ट्रीटमेंट मिलता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। शिफ्टिंग में वो गोल्डन पीरियड हमारे हाथ से निकल जाते हैं, ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है और व्यक्ति के जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो यहाँ से प्लान करते हैं कि हम बड़ौदा जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे या फिर इंदौर जाएंगे। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था, वो पेशेंट को हेड इंजरी हुई थी, सीवियर हेड इंजरी हुई थी, और हेड इंजरी होने के बाद पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल था काफ़ी डाउन था। हम उसको GCS बोलते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं। वो काफ़ी डाउन था। वो व्यक्ति जो था, मैक्सिमम जो ग्लासगो कोमा स्केल रहता है वो 15 होता है, उनका सिर्फ 8 था। तो ऐसी सिचुएशन में हमको उनको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी था। इंट्यूबेट करके हो सकता है वेंटिलेटर पे लेना पड़ता। और उनका जब CT स्कैन कराया हमने, CT स्कैन में बहुत बड़ा ब्लीड था फ्रंटल एरिया में सामने यहाँ पे, और उसके लिए ऑपरेशन अनिवार्य था। और वो मेरे किसी पहचान वाले व्यक्ति के थ्रू आए थे, कोई मतलब पहचान वाले पुराने पेशेंट थे, उन्होंने बोला था कि आप वहाँ चले जाइए। बट उनके कोई परिवारजनक आए, उन्होंने बोला कि हम इनको उदयपुर ले जाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा है और ऑपरेशन अनिवार्य है, अर्ली सर्जरी ज़रूरी है, लेट करेंगे तो आपको जान का खतरा है। मगर वो समझे नहीं, वो उनको उदयपुर ले गए। और उदयपुर जाने में यहाँ से मेरे ख्याल से कितना घंटा लगता होगा, आप 3.5-4 घंटे मिनिमम लगते होंगे। और अगर वो व्हीकल से अपनी 3.5-4 घंटे मेरे ख्याल से ट्रेन से लगते होंगे। हाँ, और ज़्यादा लगते हैं। अगर अपनी कार से जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ, कार या एम्बुलेंस से जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ। तो ऐसे केसेस में हमको हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ट्रीटमेंट कराइए। बट वो उदयपुर ले गए। अगले दिन मैंने पूछा कि व्यक्ति कैसा है, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मेरे पहचान वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तो रास्ते में एक्सपायर हो गए। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये जानते हुए कि ऐसा हुआ है। उनको जानकारी थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि उदयपुर में बेटर इलाज होगा, हम वहाँ ले जाते हैं। हाँ। और तो सर ऐसे कई केसेस होते होंगे, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो जानकारी के अभाव में जो परिजन होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स की बात को काट करके और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम वहाँ इलाज बेटर होता है या ऐसा हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स की बात नहीं मानते उनको क्या कहेंगे? एक्चुअली इसमें मैं एक कमेंट देना चाहूँगा कि इसमें हमारी भी कमी है, समाज के लेवल पे हमारी भी कमी है। जैसे मैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूरोसर्जन, मैं लोगों में अभी तक वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाया। मैं लगभग पिछले 3.5 सालों से सेवाएं दे रहा हूँ शहर में। इसके अलावा बाकी शहरों में भी मैंने सेवाएं दी हैं। पहले मैं देवास और मंदसौर भी जाया करता था ऑपरेशंस के लिए। बट जब से मैंने ये सेंटर चालू किया है तब से मैं फुल फ्लेज यहाँ पे 24/7 सर्विसेज दे रहा हूँ। सभी तरह की जटिल से जटिल सर्जरीज कर रहा हूँ, जिसमें सारे ट्रॉमा सर्जरीज, हेड इंजरीज, स्पाइन सर्जरीज, डिस्सेक्टोमी, डिस्क या स्पाइन की सर्जरीज, फिर इसके अलावा एनुरिज्म सर्जरीज जो कि रूटीन सर्जरीज हैं, वो सारे केसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। और स्ट्रोक पेशेंट्स को भी डील कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रोक और हेड इंजरी इन दोनों में टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। तो मैं सबसे पहले एक नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहूँगा कि मेरे लेवल पे जो मिस्टेक्स हैं, जो अवेयरनेस क्रिएशन में प्रॉब्लम है, वो दूर होनी चाहिए, लोगों में जानकारी पहुँचनी चाहिए। और वो लोग बेचारे, मेरा ये कहना है कि सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, अवेयरनेस नहीं है या लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया परिवार वाले ने कि आप उदयपुर चले जाइए, बड़ौदा चले जाइए, वहाँ अच्छा हो जाएगा, यहाँ अच्छा हो जाएगा। बट ट्रीटमेंट का जो गोल्डन पीरियड है वो छूट जाता है। तो वो सीधे साधे हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे किसी व्यक्ति को जिस फील्ड के बारे में जानकारी है उसको वही कमेंट करना चाहिए। मुझे जैसे खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं अगर खेतों में जाता हूँ, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ से आया था, जब मैं छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो मैंने देखा था कि मेरे फादर के साथ में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने देखा कि पापा ये कुछ फसल लगी हुई है। तो मैंने पूछा है क्या है, उन्होंने बोला बेटा सोयाबीन है। तो आई एम नॉट अ फार्मर, मुझे जानकारी नहीं है कि सोयाबीन। तो मैंने दूर से देखा, मैंने बोला सोयाबीन तो पापा ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो उन्होंने बोला अरे बेटा चल तेरे को लेके जाता हूँ। वो मुझे लेके गए, गाड़ी पार्क की और खेत में लेके गए। उन्होंने मुझे दिखाया कि सोयाबीन की तो फली निकल रही है। तो मैं शॉक्ड हो गया
कि सोयाबीन की तो फली निकलती है। तो अगर मुझे जानकारी नहीं है तो मुझे वो दूसरों के प्रति उनको गुमराह करने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है। तो सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ। जिन व्यक्ति को जिस चीज़ के बारे में पता है उसकी बात सुननी चाहिए। अगर आपको सिर की चोट लगी है तो आपको न्यूरोसर्जन से ही ये बात पूछना है। अगर मेरे से नहीं पूछना है तो किसी रिलेटिव के थ्रू कोई और न्यूरोसर्जन से भी आप पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या करना है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो दूसरे न्यूरोसर्जन से पूछ लेते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा बोला है, आपको ये करना चाहिए, इमीडिएट सर्जरी बोला है, करना चाहिए। तो बिल्कुल उनकी बात आप डाउट है तो आप जानकार व्यक्ति से पूछिए। कोई पर्सन जिसको उस बारे में कोई भी एजुकेशन या नॉलेज नहीं है उससे आपको पूछने का कोई हक नहीं है। सो मेरा कहना है कि भ्रामक जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो हम इसी के लिए बैठे हैं कि लोगों की हेल्प करें और उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको जितनी हेल्प कर सकें उतना करें। और उनके जो भी सेल्वेजेबल पर्सन है, हेड इंजरी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो ऑन स्पॉट मर जाते हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली लगभग 1.5 महीने पहले एक फैमिली आई थी, एक्सीडेंट होके एक फैमिली आई थी। 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर और लगभग 1.5 साल की डॉटर होगी और 4 साल का लड़का होगा। तो ऑन स्पॉट वाइफ एक्सपायर्ड, एक्सीडेंट हुआ था जावरा के पास कहीं पे, और वो लोग ऑन स्पॉट एक्सपायर, उनका जो वाइफ है वो हो गई। और जो लड़का था वो लड़का और जो हस्बैंड है वो दोनों सरवाइव करते हुए मेरे पास आए। छोटी बच्ची मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज में बहुत ही उनकी हालत गंभीर थी। उनको डॉक्टर्स ने बचाने का बहुत प्रयास किया, इंट्यूबेट करा, वेंटिलेटर पे लिया, फिर मैनेज करते हुए वो मेरे पास लाए। बट जब लाए वो एम्बुलेंस में ही एक्सपायर्ड थी। जब मैंने उनको देखा, पल्स देखी, बीपी देखा, कुछ भी नहीं था। प्यूपिल्स, जो हम प्यूपिल्स को देखते हैं, पुतलियों को देखे, वो पूरी फैली हुई थी। तो तुरंत मैंने एम्बुलेंस में ही ईसीजी करा। ईसीजी करते ही हमने देखा कि फ्लैट लाइन है, उनको एक्सप्लेन कर दिया। बट बाकी जो 2 लोग बचे हुए थे, जो हस्बैंड था, पर्सन था, और उनका जो सन था, हस्बैंड को बेचारे को अवेयरनेस ही नहीं थी कि उसकी वाइफ और डॉटर एक्सपायर हो गए ऑन द वे। वाइफ तो ऑन द स्पॉट हो गई, उसको पता ही नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था कि मेरी वाइफ जो है एक्सपायर हो गई है और मेरा जो लड़की है वो भी आते आते रास्ते में एक्सपायर हो गई। लड़का भी जो था वो काफ़ी सीवियरली डैमेज था, और जो हस्बैंड भी था वो भी जो पर्सन था, कुछ उन्होंने कोई अच्छी पोस्ट पे अभी उनका सिलेक्शन वगैरह हुआ था। किसी ने मुझे बताया कि कहीं पे सिलेक्शन हुआ है, और उनके लिए कुछ न्यूज़पेपर वाले भी मेरे पास आए थे वो जानकारी लेने के लिए कि उनका ये सिलेक्शन हुआ है, और उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह शूट किया था उनके लिए। तो जस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें बहुत ही ट्रॉमेटिक होती हैं किसी भी फैमिली के लिए, अपने परिवारजनक को खोना, और फिर भी अवेयरनेस नहीं थी उनको। तो हमें जस्ट हेल्प करना है। हमारी इच्छा है कि हम लोगों को हेल्प करें। जो लोग सेल्वेजेबल हैं, जो बच सकें, हर व्यक्ति को हम नहीं बचा सकते हैं। वी आर नॉट गॉड, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, है ना। हम उसी व्यक्ति को बचा सकते हैं जो सेल्वेजेबल है। तो मेरा पहला टारगेट है, गोल्डन पीरियड है, उसको यूज़ करो, उसमें लोगों की जान बचाओ, और जो लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है उनको सर्जरी करके ठीक करो, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन दे के ठीक करें। इवन उनके जो रिलेटिव हैं, जो मैंने बताया फैमिली, उनके रिलेटिव्स, एक बहुत ही वरिष्ठ न्यूरोसर्जन है इंदौर में, बहुत ही वरिष्ठ न्यूरोसर्जन है। वो अगले दिन उनको देखने भी यहाँ पे आए थे। उनके इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने भी ये बोला कि अगर आपको ये ट्रीटमेंट नहीं मिला होता तो आप दोनों भी शायद बचते नहीं। बिकॉज जब वो व्यक्ति आया उसका बीपी भी नहीं आ रहा था, और सैचुरेशन भी, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी काफ़ी डाउन था। तो हमने उनको स्टेबलाइज़ किया, उनको सेंट्रल लाइन डाली, ट्रीटमेंट चालू किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे वो काफ़ी इंप्रूव हो गया। और बच्चा भी कॉन्शियस हो गया, बातचीत करने लगा, क्योंकि बच्चा भी काफ़ी सेमी कॉन्शियस स्टेट में हमारे पास आया था। उसका भी चेस्ट में काफ़ी ट्रॉमा था और हेड में काफ़ी इंजरीज थी। तो अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई वुड लाइक टू फोकस, और लोगों में ये जानकारी पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है, और एक कर्तव्यनिष्ठ न्यूरोसर्जन और एक नागरिक होने के नाते मैं लोगों तक ये जानकारी देना चाहता हूँ। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद में किस टाइप के हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए? जैसा मैंने अभी बोला, दोबारा मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि न्यूरो ट्रॉमा सेंटर। सर, ये हेड इंजरी जो होती है उसके लिए न्यूरो ट्रॉमा जो सेंटर होता है उसमें ही जाना चाहिए? डेफिनेटली, बिकॉज कोई भी, अब हेड इंजरी छोड़िए, कोई भी ट्रॉमा है, हाँ, ट्रॉमा का जो केंद्र बिंदु होता है ट्रॉमा टीम का, किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी सेटअप में
एक न्यूरोसर्जन होता है, बिकॉज न्यूरोसर्जन के अराउंड ही पूरा मैनेजमेंट घूमता है। न्यूरोसर्जन ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने पहले MBBS किया है, फिर जनरल सर्जरी की अपनी डिग्री की है, एंड फिर उसके बाद वो न्यूरो सर्जरी करता है, तो उसको बेसिक जनरल सर्जरी का नॉलेज भी है। जैसे किसी व्यक्ति को चेस्ट का ट्रॉमा हुआ है ना, तो और कोई व्यक्ति शॉक में है, BP फॉल हुआ ट्रॉमा के कारण, जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है और उसके कारण फीमर फ्रैक्चर, फीमर जो अपनी बोन रहती है, थाई की बोन, फीमर बोन बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होने के चांस रहते हैं। तो अगर फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो ब्लीडिंग बहुत होती है। तो उस फीमर फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करना, उस शॉक को मैनेज करना, जो बेस्ट पर्सन होता है वो न्यूरोसर्जन रहता है। अलॉन्ग विद दैट हेड इंजरी, तो मैंने आपको बोला ही है कि गोल्डन पीरियड, अगर हम किसी और सेंटर में गए तो वो अगर हेड इंजरी का ज़रा भी कंपोनेंट है तो वो गोल्डन पीरियड हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर घूमते हुए आप न्यूरोसर्जन के पास आओ तो हम एक, हो सकता है हम जिंदा लाश की तरह उस व्यक्ति को रखें, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि अब आप बचा लीजिए, अब 2 दिन हो गए, हम 2 दिन वहाँ पे थे, अब आप किसी भी तरह, हमारा मरीज़ वेंटिलेटर पे है, बेहोश अवस्था में है, पूरी तरह अनकॉन्शियस है, अब आप प्लीज़ किसी भी तरह उनको बचा लीजिए, आप भगवान हैं। तो मेरा उनको सिंपल कहना रहता है कि मैं इंसान हूँ, आपने मेरे हाथ से वो समय ले लिया है जो समय मेरे पास था, जिसमें मैं कुछ कर सकता था, जिसमें उनको जान बचाने में मैं उनकी हेल्प कर सकता था, तो वो समय मेरे पास से चला गया है और वो समय जाने के बाद मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सॉरी बोलता हूँ, बट एक अवेयरनेस उनमें होना चाहिए। सर, एक सड़क दुर्घटना में एक हेलमेट का जो महत्व होता है वो क्या हो सकता है? देखिए, हेलमेट एक लाइफ सेविंग चीज़ है, है ना। जैसे मैं खुद देखता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे कि हिस्ट्री में हम लेते हैं, हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि आपकी इंजरी कहाँ कहाँ हुई थी, किस जगह हुई थी, कितनी बजे हुई थी, आपने हेलमेट, अगर बाइक चला रहे हैं तो मैं पूछता हूँ हेलमेट पहना था या नहीं, बिकॉज जो ट्रॉमा रहता है ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने हेलमेट पहना है उसमें सिवियरिटी काफ़ी कम होती है, उस व्यक्ति के बचने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो हेड इंजरी की सिवियरिटी होती है वो बहुत कम रहती है, और जिसने हेलमेट नहीं पहना होता है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं और उन लोगों में बचने के चांस थोड़े कम होते हैं। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत सारी सिटीज़ में आ गए हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसका आपको पेनल्टी लगेगी। तो मैं उस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग OPD में दिखाने आते हैं, इवन काफ़ी स्टाफ भी हैं जो बिना हेलमेट के आते हैं। मैं उनको हर बार बोलता हूँ कि प्लीज़ हेलमेट पहनिए, बिकॉज इट सेव्स लाइफ। तो हेलमेट में भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह का हेलमेट है, प्रॉपर जो प्रोटेक्टिव हेलमेट रहता है, जो ऊपर से नीचे तक जिसमें फ्रेम रहती है, वो वाला हेलमेट पहनना चाहिए, रादर देन ऊपर की टोपी और सामने ग्लास। तो इंजरी के चांसेस उससे कम हो जाते हैं। हेड इंजरी के साथ बिकॉज मैंडिबल, ये जॉ और ये सब जबड़ा वगैरह जो रहता है, फेस की इंजरीज रहती हैं, वो भी बहुत एसोसिएटेड रहती हैं। तो उस तरह का हेलमेट पहनेंगे तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से हम उनको प्रिवेंट कर पाएंगे। सर, हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज आई वुड से हेल्थ इज़ वेल्थ। जो हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस इवन हमें टर्म इंश्योरेंस के पहले कराना चाहिए, बिकॉज अगर व्यक्ति ज़िंदा है तो ज़िंदा है और स्वस्थ है तो वो काम का है। अगर कोई व्यक्ति की किसी कारणवश एक्सीडेंट या किसी और रीज़न से डेथ होती है तो उन केसेस में परिवारजनक को तो पैसे मिल जाते हैं, मगर वो व्यक्ति जो है, जो उन्होंने खोया है, जो इमोशंस जुड़े रहते हैं, वो चीज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ और टू पे विद द इंश्योरेंस। बिकॉज क्या है, मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस कराएंगे 2 करोड़ 3 करोड़, उससे ज़्यादा का क्या टर्म इंश्योरेंस कराएंगे। बट वो व्यक्ति से जो यादें जुड़ी हैं, जो इमोशंस जुड़े हैं, कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जैसा मैंने बोला है, तो कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर होता है तो वो खाली ब्रेड अर्निंग मेंबर नहीं है, खाली ब्रेड अर्निंग मेंबर नहीं है, वो किसी का बेटा है, किसी का फादर है, किसी का हस्बैंड है। तो वो जो इमोशंस, उनको इमोशनल ट्रॉमा होता है ना रिलेटिव्स को, वो बहुत ही, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। इवन मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ कि अगर उनको कुछ होता है तो। और दूसरी चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी चीज़ें कवर करता है, नॉट जस्ट आपका ट्रॉमा, आपका मेडिकल की जितनी भी मेडिक्लेम जितने भी है वो सारा आपका, कुछ भी स्पाइन की सर्जरीज रहती हैं या फिर कोई और आपका हर्निया, हाइड्रोसिल, जनरल सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज, बाकी सब तरह की सर्जरीज, या कुछ छोटा मोटा कुछ आपका एडमिशन हो रहा है, वो सब चीज़ कवर करता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस। मैंने भी जब
अपनी अर्निंग स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले अपना मेडिक्लेम करा, टर्म इंश्योरेंस बाद में करा, मेरा और मेरी फैमिली का मेडिक्लेम करा। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ी है भगवान की कृपा से, बट फिर भी पिछले काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ, बट कभी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ में आ जाएगा वो। बराबर बात है। मेरा भी यही मानना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका जो पैसा आता है, जब आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके इलाज के लिए आता है, तो आपको सही समय पे इलाज मिल जाएगा। पैसा लगेगा अगर आपका कहीं से आकर के, तो आपकी हो सकता है जान बच जाए, वो पैसा आपकी ज़िंदगी बचा ले। और जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो व्यक्ति के मरने के इंतज़ार करता है, अगर पैसा देना है तो। मतलब कहीं ना कहीं डेथ के बाद में ही पैसा मिलता है टर्म इंश्योरेंस का, परिवारजन को मिलता है। तो वो पैसा उस व्यक्ति का कोई काम का नहीं है, जिसने इंश्योरेंस करवाया खुद का। मेरी भी यही राय है कि जो करवाना है अगर, तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, बाद में टर्म इंश्योरेंस वगैरह और वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देखें। पहले होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। जो मेडिक्लेम है उसमें जो आपका फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है आपके ऊपर, जैसा आप बोल रहे थे कि व्यक्ति का पैसा जो है वो बाद में किसी काम का नहीं है। वो अगर मेडिक्लेम है तो वो व्यक्ति को मान लीजिए 5 लाख का भी बिल बनाए या 2 लाख का भी बिल बनाए, कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है, बहुत लंबा रुकना पड़ गया है, महीना 2 महीना 3 महीना अस्पताल में रुकना पड़ गया, तो मेडिक्लेम वो सारी चीज़ें आपकी कवर कर लेगा, रादर देन आप टर्म इंश्योरेंस कोई काम का नहीं है उस सिचुएशन में, तो मेडिक्लेम वो सारी चीज़ें कवर कर लेगा। आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, बिकॉज किसी के पास भी अगर मान लीजिए 5 लाख का बिल बना है तो हर व्यक्ति जेब में लेके तो घूम नहीं रहा होता है। और किसी के पास बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज दे डोंट हैव दैट मच सेविंग्स, तो सेविंग्स नहीं है, तो हम एक नॉमिनल अमाउंट देके एक बड़ा मेडिक्लेम हम कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी। अलग अलग प्रोडक्ट होते होंगे मेरे ख्याल से, और मैंने भी सुना है ऐसे कोई प्रोडक्ट भी होते हैं जो आपकी इनकम भी आपको दे देते हैं। आपने 4 महीने या 5 महीने बेड रेस्ट किया है, तो उस दरमियान जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो प्लस आपका जो एक्सपेंसेस है, इलाज में जो पैसा लगा है, वो सारे भी देते हैं। ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट होते हैं, मैंने सुना है। डेफिनेटली ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आर द बेस्ट वन टू डिस्कस दोज इश्यूज़। और वो लोग जैसे भी आप कोई इंश्योरेंस के लिए आप बात करने जाते हैं तो आपको सारा गाइडेंस देते हैं। देयर आर डिफरेंट लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो। उसके अलावा आपके पास policybazaar.com है, वहाँ से बहुत सारे लोग, मैंने खुद वहीं से परचेज़ किया है कि पॉलिसी बाज़ार के थ्रू जाके आप, बहुत इजी है वो। आपको जो एडवाइज़र हैं वो पूरा का पूरा गाइड करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे कि इस इंश्योरेंस में ये चीज़ है, इस इंश्योरेंस में ये चीज़ नहीं है, इसमें मैटरनिटी भी है, इसमें मैटरनिटी नहीं है, इसमें आपको डिस्चार्ज के बाद के इतने दिन का कवरेज है, इसमें एम्बुलेंस कवरेज है, रूम रेंट पे कैपिंग है, नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब सारी सुविधाएं हैं, और वो आपको देख के ही सिलेक्ट करना है कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है। रतलाम या इसके आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होती है, तो जैसे गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस का नंबर 108 दिया हुआ है, ऐसे ही हमारे ट्रामा केयर सेंटर का जो नंबर है वो क्या है, वो बताइए। देखिए, हमने भी काफ़ी सोचा उस बारे में कि ऐसा यूनिक नंबर होना चाहिए जिससे लोगों को उसे याद रखना बहुत आसान हो और वो इजीली उस नंबर पे कांटेक्ट कर पाएँ। तो वो नंबर हमने लिया है, स्पेशल नंबर लिया है। तो वो नंबर है 89 89 13 13 27। दैट इज़ इन इंग्लिश 8989 131327। तो वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है 95207 90752। तो दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे हॉस्पिटल खुला हुआ है आपके लिए। सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, स्पाइन की सभी तरह की सर्जरीज यहाँ पे उपलब्ध है। और हमारे पास 3 वेंटिलेटर्स, एडवांस न्यूरो आईसीयू जिसमें 8 बेड का आईसीयू है, सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। तो मुझे लगता है लोगों में अगर ऐसा कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है आपको, आपके परिवारजनक या किसी जान पहचान वाले को, या किसी रोड पे भी अगर कोई व्यक्ति मिला है, तो उसे हेल्प करने के लिए हम इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको ये सुविधा दे सकते हैं जहाँ पे उनकी जान बचने के चांस बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया जिससे हमारी जनता को सारी जानकारी मिली है। थैंक यू सो मच। मुझे भी ये जानकारी शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं किसी के काम आ पाया तो यही मेरा एक सक्सेस रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है
जान बचाने की, और वो मैं बचा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं जो कि बहुत दुआएं देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। मतलब आई एम रियली इन डेप्थ टू देम कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो वो किया है जो एक नॉर्मल व्यक्ति को करना चाहिए, जो एक नॉर्मल डॉक्टर को करना चाहिए। मैंने जस्ट उनका ट्रीटमेंट किया सही समय पे और वो ठीक हो गए। तो बस इतना ही किया है, बट उसके लिए मुझे इतने आशीर्वाद, इतनी दुआएं मिलती हैं कि मैं मतलब ये मुझे मोटिवेट करता रहता है कि और काम करो, और अच्छा करो, दिन रात एक कर दो। और यही मोटिवेशन मेरे स्टाफ को भी मैं देते रहता हूँ कि आप देखो वो व्यक्ति कैसी कंडीशन में आया था, पूरा बेहोश आया था, सांस नहीं ले पा रहा था, हमने उसको तुरंत मैनेज किया, तुरंत ट्रीट किया, सर्जरी की ज़रूरत थी सर्जरी की। कोई पेशेंट अगर किसी को स्पाइन में इश्यूज़ हैं, बैक पेन है, चल नहीं पा रहा है, एक कदम नहीं चल पाते हैं लोग जिनको बड़ा सा डिस्क बल्ज रहता है, वो ऑपरेशन के 4 घंटे बाद दौड़ता है, लिटरली दौड़ता है। और उनसे इतना आशीर्वाद मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, वो आदमी को मोटिवेट करके रखता है और वो आदमी को काम करने के लिए और प्रोत्साहित करते रहता है। क्या बात है। वैसे हमारे समाज में, हमारे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। मैं आपको भगवान तो नहीं कह सकता, पर भगवान का एक रूप है जो इतने डेडिकेशन से लोगों की जान बचाने पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना भी देना चाहूँगा। सर लगे रहें, करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टॉक विद क्लिक।